दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माफ़ करना बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया। नरेंद्र बाबू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले। अरे बुढ़ाऊ, जब दिखाई नहीं देता तो क्यों इतनी बड़ी पार्टी में मुंह उठाए चले आते हैं? घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए था ना। अब इसे क्या तेरा बाप साफ करेगा? नरेंद्र बाबू सामने वाले व्यक्ति से मनोहार करते हुए बोले। बेटा, तुम मुझे अपना यह कोट उतार कर दे दो, मैं अभी साफ कर लाता हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा बुड्ढे? 1 मिनट रुको, मैं कोई साफ कपड़ा लेकर आता हूँ। नरेंद्र बाबू वहाँ से जाने लगे कि तभी उस आदमी ने नरेंद्र बाबू के सर से पगड़ी उतारी और हवा में उछाल दी और बेशर्म की तरह हंसते हुए बोला, चल बुढ़ाऊ, इसी से साफ कर दे। अपनी इस तरह से पगड़ी उछलता देख नरेंद्र बाबू की आंखों में आंसू भर गए। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे भरे बाजार में किसी ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया हो। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही एक नौजवान ने आकर थाम लिया। नरेंद्र बाबू अपनी धुंधली आंखों से उस नौजवान को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसने आओ देखा ना ताव और खींचकर 2 तमाचे उस व्यक्ति के गाल पर रख दिए। थप्पड़ की गूंज से थरकता माहौल सन्नाटे में बदल चुका था। मयंक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाए। भूलो मत कि मैं तेरा बॉस का, और तू इस बुढ़े पर ऐसे दया खा रहा है जैसे कि वो तेरे दादा हों। अरे पार्टी है तो थोड़ा तमाशा हो जाने दे। क्यों बुढ़ाऊ, चल आजा, कुछ मदारी वाला नाच हो जाए। नरेंद्र बाबू बोले। बेटा, मेरी पत्नी घर पर बीमार है, उसके लिए यहाँ काम करके कुछ खाने के लिए लेने आया था। मयंक ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने तुरंत अपने बहते आंसुओं को आंखों से छलकने से पहले ही रोक लिया, क्योंकि वह वहाँ सब लोगों के बीच उनको और अपमानित होते नहीं देख सकता था। उसने नरेंद्र बाबू को उनकी पगड़ी पहनाई और बोला, चलिए बाबूजी, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मयंक ने उनको गाड़ी में बैठाया। नरेंद्र बाबू अभी भी मयंक को पहचान नहीं पा रहे थे, और पहचानते भी कैसे? मयंक जब 10 साल का था तभी उनसे दूर हो गया था। बस बेटा, यहीं रोक दो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, नरेंद्र बाबू ने हाथ जोड़कर कहा। मयंक ने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने सिर पर रख दिया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दादाजी, अपने पोते को गले नहीं लगाएंगे आज? नरेंद्र बाबू आश्चर्य से मयंक की ओर देखे। हाँ दादाजी, मैं आपका मयंक। मयंक? मेरा मयंक? तुम सच बोल रहे हो ना? नरेंद्र बाबू दहाड़े मारकर मयंक के गले लगकर रोने लगे। मयंक ने देखा अंदर एक कोठरी में चारपाई पड़ी थी जिस पर दादी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। मयंक दादी के पैरों को माथे से लगाने लगा। दादी, दादा, आप लोग यहाँ कैसे? क्या मम्मी पापा ने वह घर बेच दिया? और वह लोग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नरेंद्र बाबू बोले। बेटा, क्या बताऊं, अब तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे हमारी दुर्दशा ही शुरू हो गई। कहते कहते वह खुद अतीत के गलियारों में खोए चले गए। बस बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने आप मेरे सामने पैसे मांगने आ जाते हैं। एक तो आप पूरे दिन घर पर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। ऊपर से आपको पेंशन भी नहीं मिलता है। ऊपर से रोज़ रोज़ की दवाई की दिक्कत। आपकी और माँ की बीमारी के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम आपको अपने साथ रखते हैं, ये क्या कम है? ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं आपकी और माँ की बाकी जिम्मेदारियाँ भी उठाऊं।
तो ये मुझसे नहीं होगा। आपको नहीं लगता रोज़ 4 बात सुनने से अच्छा है कि कुछ काम करें? वो तो शुक्र मनाओ अपनी बहू रिंकी का कि आपकी पत्नी घर के कुछ काम कर देती हैं, तो रिंकी आप लोगों को इस घर में रहने देती है। वरना इतने सुंदर घर में जब हम पुराना फर्नीचर नहीं रखते, तो पुराने लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारा मन ही जानता है। नवीन अपने पिता नरेंद्र बाबू से कहता है। नरेंद्र बाबू बोले, नवीन, तुम जिसे मेरी पत्नी कहकर संबोधित कर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो, वो तुम्हारी माँ है। मैं घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी और अपनी पत्नी की दवाई के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और अगर मुझे पेंशन नहीं मिलता, तो इसमें मेरा क्या दोष है? सोचो, जब मैं नौकरी करता था, तब मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया। अगर उस समय मुझे पता होता कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, तो मैं पैसे बचाने में लगा रहता, कभी तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता। नवीन गुस्से में बोला, तो क्या मुझे पढ़ा लिखा कर मुझ पर एहसान किया है? मैंने कहा था, मुझे भूलो मत, घर में रहने और खाने देते हैं, यही बहुत है। अपनी दवाइयों का खर्चा खुद उठाओ, वरना मरते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ज़्यादा परेशान किया तो घर से भी बाहर कर दूंगा। इतना कहते हुए वो चला गया। नवीन के जाते ही उनकी पत्नी विमला जी हैरानी से बोलीं, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको इतना कुछ सुनाकर चला गया? क्या इसी दिन के लिए हमने इसे पाला था? इससे अच्छा तो हम गांव चले जाते, कम से कम इज्जत की नमक रोटी खाते। नरेंद्र बाबू बोले, विमला, गांव में रहकर तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी शहर आना जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक बात है, मैंने तो यहाँ आने से पहले गांव का घर बेचकर नवीन को पैसे दे दिए थे। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ बेटा सम्मान की 2 रोटी भी नहीं खिला पाएगा। कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें नम हो गईं। तो विमला जी बोली, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने तो पिता होने का फर्ज निभाया। अब बेटा अपना फर्ज भूल जाए तो कोई क्या कर सकता है? पर एक बात कहूँ, बेटे बहू के तानों से अच्छा सम्मान की सूखी रोटी भली होती है। इतना कहकर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को साहस देने लगे कि तभी उनकी बहू रिंकी कमरे से निकल कर आई और बोली, ये क्या, सुबह सुबह घर में मातम कर रखा है? और मम्मी जी, घर के काम करने में आपको आलस आता है और यहाँ बैठकर दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं। शर्म है कि नहीं? बस सुबह का नाश्ता बना है, बाकी का काम कौन करेगा? आपकी माँ? बेचारे नरेंद्र बाबू बोले, बहू, विमला से अब कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं बाकी का काम भी कर दूंगा, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दो। मुझे और तुम्हारी सास इसे दवाई भी लेनी है। तो रिंकी बोली, काम तो आप लोगों से एक ढेले का कुछ होता नहीं, बस दिन भर खाने की बात करते हैं। तो विमला जी बोली, बहू, नवीन के लिए सुबह जो पोहा बनाया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर तुम कहो तो हम वहीं खा लें। तो रिंकी बोली, खबरदार, अगर जो पोहा आपने खाया तो फिर मैं क्या खाऊंगी? आपका सर? कल रात इन्होंने खाना नहीं खाया था, रोटी सब्जी बची हुई है, उसे क्या फेंकना? ऐसा करो, आप लोग खा लो। नरेंद्र बाबू बोले, पर बहू, उस सब्जी में तो खटास आ गई होगी, बीमार इंसान को बासी खाना कैसे खाया जाए? रिंकी बोली, अच्छा, औकात तो देखो, कमाई कुछ नहीं और खाना ताज़ी चाहिए। क्यों, सब्जी में नींबू निचोड़कर लोग खाते नहीं हैं? तो यही सोचकर खा लो, अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए। और फटाफट घर के काम निपटाओ, मुझे मेरी मम्मी से मिलने के लिए जाना है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। नरेंद्र बाबू बोले, विमला, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, अगर सुबह की चाय बची हुई है तो बता दो,
मैं वहीं तुमको दे देता हूँ। इतना कहकर वो उदास अपने कमरे में चले गए। पहले अपनी और विमला जी की दवाइयों को चेक करने लगे। दोनों के बीपी की दवाइयाँ एक ही थीं, पर दवाई कम थी। तो नरेंद्र बाबू ने विमला जी से यह कह दिया कि मैंने दवाई ले ली है। नरेंद्र बाबू ने देखा चाय भी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने बासी रोटियों को थोड़ा सा पानी में भिगोकर पहले नरम किया और फिर हल्की सी चीनी डालकर उन्हें खाने के लिए विमला जी को दे दिया। अपनी पत्नी को ऐसे बासी खाना खाते देख नरेंद्र बाबू की आंखों के कोर भीग गए और बोले, विमला, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ ताकि कम से कम हमारी दवाइयाँ ला सकूँ। तो विमला जी बोली, इस उम्र में कौन आपको काम देगा, और उम्र देखिए अपनी, क्या आप काम कर पाएंगे इस उम्र में? नरेंद्र बाबू बोले, क्या तुम्हारी उम्र है घर के काम करने की? फिर भी तुम कर रही हो ना, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। घर में अपने बहू बेटे के ताने सुनने से अच्छा है बाहर वालों की कुछ बातें सुनकर अगर हाथ में कुछ पैसे आ जाएं, तो कम से कम सम्मान की रोटी खा पाऊंगा। इतना कहकर वो घर से निकल गए। वो सोचने लगे, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है मदद और सबसे सस्ती चीज़ है सलाह, जो हर कोई बिना मांगे दे देता है। बेचारे नरेंद्र बाबू हर किसी से मदद मांगते, पर कोई मदद नहीं करता, बल्कि चार बातें सुना देते। जब वे दुकान पर गए और बोले कि अगर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, तो दुकानदार बोला, तुम्हारे जैसे बुढ़े पर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि मैं किसी जवान लड़के को रख लूं। जाओ बाबा, यहाँ कोई काम नहीं है। तुम जितना काम नहीं करोगे, उससे ज़्यादा अपनी तकलीफ गिनाते रहोगे। चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर उन्हें चलता कर दिया। बेचारे नरेंद्र बाबू 2 घंटे से भटक रहे थे। फिर वो एक मोहल्ले से गुजरे। घर घर जाकर मदद मांगी, तो एक व्यक्ति ने कहा, आपको भीख मांगने में शर्म नहीं आ रही? इससे अच्छा है कि अपना छोटा मोटा काम शुरू करो। नरेंद्र बाबू बोले, साहब, काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। उस लड़के ने 10 रुपये आगे करते हुए कहा, शुरुआत तो 1 रुपये से भी की जा सकती है। मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। लेना है तो लो, वरना जाओ। नरेंद्र बाबू ने पैसे लिए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पहली मदद करने के लिए, पर ये पैसे मैं उधार ले रहा हूँ, जो आपको जल्दी लौटाने आऊँगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। शायद उनके दिमाग में कोई बात चल रही थी। अब ये हर दिन का हो गया था। नरेंद्र बाबू घर से सूखी रोटी नमक या चीनी के साथ खाकर निकलते और घर घर जाकर मदद मांगते। कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये से मदद करता, तो वो बदले में उस व्यक्ति का कुछ काम कर देते। फिर कोई कुछ खाने को दे देता था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन नरेंद्र बाबू नेहा के मोहल्ले में आए, जो एक हाउसवाइफ थी और उसके पति पेशे से वकील थे। नेहा दोपहर के काम निपटाकर मीठी नींद लेने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से लोगों की और किसी बुजुर्ग की आवाज़ें आने लगीं, तो उत्सुकतावश वो भी वहां देखने चली गई। देखा तो वो कोई और नहीं, बल्कि नरेंद्र बाबू की आवाज़ थी। भले लोगों, कुछ काम करवा लो और बदले में 2 सम्मान की रोटी खाने का मौका दे दो। देखा तो नरेंद्र बाबू हर किसी पुरुष और महिला से मदद मांग रहे थे। उनकी करुणामय पुकार और उनकी आंखों की सच्चाई, सबसे बड़ी बात उनका ये कहना, स्वाभिमान के पैसे के बदले जब तक कोई काम नहीं करवाएंगे, आपसे पैसे नहीं लूँगा। ये बात नेहा को और बाकी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। नेहा उनकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उनकी पड़ोसन सीमा बोली, अरे नहीं नेहा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैसे देने की। ये लोग पैसे लेते हैं और फिर शाम होते ही दारू पीकर इधर उधर भटकते रहते हैं। और देखो तो इस बुढ़े को,
कहता है कि पैसे के बदले काम करवा लो। आखिर इससे हम क्या ही काम करवाएंगे। नहीं नहीं बाबा, जाओ जाओ। इतना कहकर सीमा ने नरेंद्र बाबू को आगे का रास्ता दिखाया और अपने घर चली गई। नरेंद्र बाबू उदास होकर वहां से जाने लगे तो नेहा बोली, काका, धूप बहुत है, आप थक गए होंगे, 2 पल को यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर नेहा घर के अंदर से 2 रोटी में आलू की सूखी सब्जी लपेटकर पानी का ग्लास उनके आगे बढ़ाती हुई बोली, लगता है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये लीजिए, ये खाकर पानी पी लीजिए। नरेंद्र बाबू भूखे तो थे ही, उन्होंने खाना खाया और जब दोनों हाथों से नेहा को आशीर्वाद दिया, फिर बोले, बेटा, तुमने मुझे रोटी खिलाई है, उसके बदले तुम्हारे बगीचे की सफाई कर देता हूँ। तो नेहा बोली, नहीं नहीं, मैंने आपको रोटी इसलिए नहीं खिलाई कि आप मेरा कोई काम कर दें। इतनी इंसानियत तो लोगों में होनी ही चाहिए। नरेंद्र बाबू बोले, वही तो नहीं बची है लोगों में। लोग सलाह देते हैं पर मदद नहीं करते, क्योंकि मदद बहुत महंगी है और सलाह बहुत सस्ती। बेटा, अगर मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारा कर्जदार बन जाऊँगा और मैं सम्मान की रोटी खाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बगीचे में सभी सूखे पत्तों को इकट्ठा करने लगे और वहाँ से जाने लगे। नेहा ने आवाज़ दी और उनके हाथों में 200 रुपये दे दिए तो उन्होंने वापस करने की बात कही और चले गए। नेहा ये सोचकर रह गई कि लिए पैसे आज की दुनिया में कौन लौटाने आता है, जो ये आएंगे। अगले दिन नेहा ने जब नरेंद्र बाबू की बात चलाई तो सीमा बोली, मैं तो बोली थी, मैंने तो बस 20 रुपये दिए, तुमने तो 200 रुपये दे दिए, आज उसकी नींद कहाँ खुलेगी। इतना कहकर वह हंसने लगी। सीमा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नेहा ने जो देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा की आंखें भर आईं। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। नरेंद्र बाबू की उस एक दर्द भरी आवाज़ ने सभी लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया। वो कहते, सलाह नहीं, भले लोग आपसे मदद चाहता हूँ, तारों से अच्छा सम्मान की 2 रोटी खाना चाहता हूँ। बस इतनी मदद कर दो, ज़रूरत का सामान ले लो और मेरी ज़रूरत भी पूरी कर दो। नरेंद्र बाबू की ये बातें हर किसी को अपनी ओर खींच रही थीं। नेहा ने गौर से देखा। नरेंद्र बाबू ने अपने कुर्ते पर छोटी छोटी चिमटी, चाय की छन्नी, सेफ्टी पिन, बर्तन मांजने वाला कूचा और रंग बिरंगी रील बिंदी लटकाए और अपने चेहरे पर वही मासूमियत और बेबसी लेकर लोगों को बुला रहे थे। अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर से आवाज़ आई, अरे अंकल, तो आपने अपना धंधा ऐसे शुरू किया। नरेंद्र बाबू 10 रुपये वापस देते हुए बोले, हाँ बेटा, मैंने तो कहा ही था, मुझे सम्मान की रोटी चाहिए, भीख नहीं। ये लो तुम्हारे पैसे। अजनबी बोला, काश कि आज के नौजवानों की सोच भी आपके जैसी हो जाए। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये पैसे आप रखें। नरेंद्र बाबू ने पैसे के बदले एक रुमाल देते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे एहसान नहीं, काम चाहिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। सीमा हंसते हुए उनके सामने आई, बोली, अरे बाबा, आपने तो चलती फिरती दुकान खोल ली है। वो टूटे हुए दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम जैसे भले लोगों ने मदद की तो मेरा भी साहस बढ़ा। कम से कम अपनी धर्मपत्नी को अपने पैसे से दवाई दे पाऊंगा और सम्मान की 2 रोटी खिला पाऊंगा, वरना तो। कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें भर आईं। उनकी बातें सुनकर सीमा को अपने कहे हुए शब्दों पर शर्म आ रही थी। उसने पहले उन्हें हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बाबा, मुझे माफ़ कर दो,
मैं तो आपको कुछ और समझ रही थी, पर आप तो। नेहा भी वहां आकर बैठ गई। फिर नरेंद्र बाबू अपनी आप बीती बताने लगे। नरेंद्र बाबू की आप बीती सुनकर उन दोनों की आंखें भीग गईं। फिर क्या था, नेहा और सीमा ने अपने अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को बुलवाया। सबने एक दो चीज़ें खरीदी, कोई मोल भाव नहीं किया। देखते ही देखते नरेंद्र बाबू की सारी चीज़ें बिक गईं। नरेंद्र बाबू ने तुरंत के तुरंत 200 रुपये नेहा को वापस किए। जब नेहा ने लेने से इनकार किया और कहा, अंकल जी, अगर आप मदद चाहते हैं तो क्या मैं आपको काम दे सकती हूँ? नरेंद्र बाबू की आंखें उम्मीद से चमक गईं और वो बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं तो यही चाहता था कि कोई काम दे दे, मैं भीख नहीं मांगना चाहता। तो नेहा ने कहा, आप कल से मेरी बागबानी की देखभाल कीजिएगा और यहीं बगल में एक कमरा भी है, अगर आप वहाँ रहना चाहें तो उसमें रह सकते हैं। तो सीमा बोली, हाँ हाँ, और हमारे बगीचे का काम भी आप ही करेंगे। बगल से कोई तीसरा आदमी आया और बोला, अगर आप हमारी गाड़ी साफ कर सकते हो तो हम उसके अच्छे पैसे दे देंगे। देखते देखते नरेंद्र बाबू को बहुत सारे काम मिल गए और रहने की जगह भी मिल गई। नरेंद्र बाबू घर पहुंचे। रोजाना की तरह रिंकी विमला जी को कह रही थी, काम न करने के आपको 100 बहाने हैं और चिकना चिकना खाने के लिए हर वक्त रसोई में जाने के बहाने हैं। अच्छा होता मैं कोई काम वाली रख लेती, कम से कम कुछ काम तो आती। यहाँ तो न काम के न काज के, बस दुश्मन अनाज के। विमला जी बोली, बहू, मेरी दवाइयाँ कल ख़त्म हो गई हैं, इसीलिए अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कुछ पैसे दे देती तो मैं दवाई मंगवा लेती, फिर मैं घर के काम भी कर देती। तो रिंकी बोली, दवाई देकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। अरे मैं तो कहती हूँ दवाई मत खाओ, जितनी जल्दी ऊपर चली जाओ मेरे लिए और अच्छा, आपके लिए, सबके लिए बस वहीं अच्छा होगा। इतना कहकर रिंकी ने उन्हें रसोई से धक्का दे दिया। नरेंद्र बाबू से आज बर्दाश्त नहीं हुआ और खींचकर एक तमाचा रिंकी के गाल पर रखते हुए बोले, बस बहू बस करो, तुम और नवीन दोनों ने मुझसे कहा था कि घर बेचकर शहर में घर लेंगे और सब मिलकर रहेंगे। उस वक्त तुमने ये नहीं कहा था कि हमारी ये दुर्दशा कर दोगी। याद रखो, आज जो दवाई के लिए तुम मेरी विमला से ऐसा व्यवहार कर रही हो, कहना तो नहीं चाहिए, पर ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें भी ऐसी औलाद दे जो तुम्हें एक एक दाने के लिए तरसाए। रिंकी बोली, पापा जी, आंखें किसे दिखा रहे हो? अगर मैंने आपके बेटे को ये सारी बातें बता दी, आज के आज घर से बाहर कर देंगे। नरेंद्र बाबू बोले, मेरा बेटा क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? उससे पहले मैं तुम्हारी जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर चला जाऊंगा। कि तभी नवीन की आवाज़ आई, तो किसने रोक रखा है? जाओ यहाँ से। रिंकी, खबरदार, जो तुमने उनके सामने एक रोटी भी डाली। विमला जी की आंखों से आंसू धारा बहे जा रही थी और कह रही थी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी औलाद क्यों दी जिसे अपने खून से सींचा, आज वो मुझे रोटी डालने की बात कर रहा है। रिंकी ने उनके एक एक सामान को उठाकर फेंकना शुरू किया। विमला जी नरेंद्र बाबू से बोली, आप क्यों ये भूल जाते हैं कि अगर यहाँ से निकले तो हमारे सर पर छत भी नहीं होगी? नरेंद्र बाबू बोले, अपमान भरी रोटी और छत से सम्मान की रोटी भली होती है। यहाँ हर रोज़ मरने से अच्छा है कहीं सम्मान की 2 रोटी खाकर मर जाऊं। तो मुझ पर तुम भरोसा रखो और चलो। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल गए। दोनों नेहा के दरवाजे पर पहुँचे। नेहा ने कमरा दिखाया। विमला जी हाथ जोड़कर आभार प्रकट करने लगीं। तो नेहा बोली, अम्मा, कोई भी माँ बाप लालची नहीं होते और कुछ नालायक बच्चे
जैसे खुद लालची होते हैं, वैसे ही उसी नज़र से अगले को देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस सम्मान से उनके माँ बाप ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उसी सम्मान से जीना चाहते हैं। वो भीख नहीं, बल्कि सहयोग चाहते हैं। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा, आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने हमें रहने की जगह दी। कुछ रोज़ बाद हम अपने रहने का इंतज़ाम किसी सही जगह पर कर लेंगे। नेहा बोली, आप चिंता मत कीजिए। आपको जितने दिन जहाँ रहना है, आप यहाँ रह सकते हैं। मैं कभी आपके सम्मान को आहत नहीं होने दूंगी। माता पिता की अहमियत क्या होती है, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि मुझे माँ बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। पूरा जीवन मैंने अनाथ आश्रम में बिताया है। दोनों करीब 3 महीने तक वहीं पर रहे, पर एक दिन नेहा और उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसी बीच विमला जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही है और वहाँ नौकर की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ पर नरेंद्र बाबू के साथ मयंक भी फूट फूट कर रोने लगा। बस दादाजी, बहुत रो लिए आप लोग। मयंक ने दादी को एक अस्पताल में भर्ती कराया और अपने माता पिता से मिले बिना ही अपने दादा दादी को लेकर वापस विदेश चला गया। उधर मयंक के माता पिता उसका इंतज़ार करते रह गए कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। बेटा, तुम अभी तक नहीं आए? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मयंक बोला, पापा, भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी था। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपने जो दादा दादी के साथ किया है, वह सब जानने के बाद मैं कभी आपके पास लौटकर भी आऊँगा? और ख़बरदार पापा, अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मुझे सब पता चल गया है और इस वक्त दादा दादी मेरे साथ मेरे घर में हैं। आपको शर्म नहीं आई एक लाचार माता पिता को इतना बेबस करने के लिए, कि वह भी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और हाँ, आज के बाद मुझे फ़ोन करने की दोबारा कोशिश मत करना। मैं यहाँ अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मयंक ने वहाँ अपने दादा दादी के लिए सारी सुविधाएं कर दीं और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन मयंक को रात के समय कॉल आया। नवीन गिड़गिड़ाते हुए मयंक से बोला, बेटा, तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती है। उसे कैंसर हो गया है। प्लीज़ तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत बची है कि मैं इतनी भागदौड़ कर सकूं। तो मयंक बोला, पापा, अपने कर्मों का फल सबको यहीं भुगत कर जाना है। आपने और माँ ने जो दादा दादी के साथ किया है, यही आपके कर्मों की सज़ा है। मैं वहाँ नहीं आऊँगा। बस इतना कर सकता हूँ कि मैं पैसे भेज सकता हूँ और मुझसे ज़्यादा उम्मीद करने की मत सोचिएगा। इतना कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया। मयंक ने पैसे तो भेज दिए थे, लेकिन वापस लौटकर अपने माता पिता के साथ नहीं गया। उधर नवीन और रिंकी अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे और आज उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी ही मज़ेदार और मनोरंजन भरी कहानियाँ सुनते रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।